दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव को देखेंगे। ये हमारा पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज़ का ये लेक्चर है। और इससे पहले हम लोगों ने जुडिशियरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, इन सब चीज़ों को देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर चैनल पर रेफ़र कर सकते हैं। ये जितने भी लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और आपको पता चलेगा कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है वो ग्रो हो सके और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ला सकूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइंस हु नॉर्मली एक्सरसाइजेज हिज फंक्शंस अंटिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। यानी कि अगर किसी स्टेट का गवर्नर की मृत्यु हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर जाता है तो उस समय उसका कार्यभार कौन संभालता है जब तक कि नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है। तो उस समय तक कार्यभार संभालते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो जब गवर्नर की मृत्यु हो जाती है और या वो रिजाइन कर देते हैं तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो गवर्नर के कार्यभार को संभालते हैं, यानी कि उनके पावर को एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू। जो गवर्नर की सैलरी और जो अलाउंसेज होती है वो किस पर चार्ज होती है, तो वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर वो चार्ज होती है। तो सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क द मोस्ट करेक्ट रिस्पॉन्स। जो करेक्ट है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि नो कोर्ट हैज़ पावर टू कंपेल द गवर्नर टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज एनी पावर और टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। यानी किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता है कि गवर्नर को यह कंपेल कर सके कि आप पावर को एक्सरसाइज कीजिए या फिर एक्सरसाइज को पावर मत कीजिए, या फिर आप अपनी इस ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए या फिर अपनी इस ड्यूटी को परफॉर्म मत कीजिए। तो ये किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि द गवर्नर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट फॉर एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन ड्यूरिंग द पीरियड ही होल्ड्स ऑफिस। यानी कि गवर्नर जब पोजीशन में रहता है, गवर्नर जब पावर में रहता है एज अ गवर्नर, तो उस पर कोई सिविल और क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है। कहने का मतलब यही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि उस पर सिविल केस तो नहीं चलाया जा सकता है लेकिन क्रिमिनल केस जो है वो चलाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कहता है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये तो स्टेट नहीं हो जाएगा। स्टेटमेंट डी कहता है कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट वाइल बी इज नॉट करेक्ट। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है वो देखना है हमें। तो पहला ऑप्शन कहता है द गवर्नर कैन रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू अ बिल। बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नर अगर चाहे तो किसी बिल में अपना असेंट देने के लिए रिफ्यूज कर सकता है, उसे मना कर सकता है या फिर उसे रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी मैंने बोला गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भी बिल को रिजर्व कर सकता है। अगला ऑप्शन है कि द गवर्नर में रिफ्यूज टू इनवाइट अ लीडर ऑफ द पार्टी इन विधानसभा हु डज नॉट कमांड द मेजोरिटी इन द हाउस। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर कोई मेजोरिटी में नहीं है, अगर कोई लीडर ऑफ द पार्टी, तो उसे गवर्नर रिफ्यूज कर सकता है टू इनवाइट एज अ लीडर ऑफ द पार्टी। यानी कि वो अगर चाहे, अगर उसकी मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नर ये रिफ्यूज कर देगा कि आप सरकार नहीं बना सकते हैं, आप आके अपना स्टेट एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कहता है द गवर्नर में डिसमिस द स्पीकर ऑफ विधानसभा एंड चेयरमैन ऑफ विधान परिषद। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि जो स्पीकर होते हैं विधानसभा के वो उनका डिसमिसल कैसे होता है, उनका डिसमिसल ठीक वैसे ही होता है जैसे स्पीकर लोकसभा के डिसमिसल होता है। यानी कि उनको जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो है उनका डिसमिसल किया जाता है बाई सिंपल मेजोरिटी। और विधान परिषद का जो चेयरमैन होता है उसको भी वैसे ही किया जाता है, चेयरमैन ऑफ विधान परिषद। यानी कि उनको भी गवर्नर के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। चूंकि ऑप्शन क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ सभी स्टेट के जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, किस चीज़ के? तो फाइनेंस कमीशन के तो नहीं होते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है प्लानिंग कमीशन, यानी कि अब हो गया है ये नीति आयोग। नीति आयोग, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग के जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है वो होते हैं नीति आयोग के। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अब बंद हो गया है, इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नीति आयोग। अभी के हिसाब से नीति आयोग, चूंकि ये क्वेश्चन पुराना है इसलिए इसमें नीति आयोग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो नीति आयोग जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइडेड बाय। जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे डिसाइड किया जाता है? तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन को गवर्नर डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन से उस पर राय लेके और गवर्नर डिसाइड करता है कि इसको जो है डिस्क्वालीफाई, इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या फिर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। तो गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया था? गवर्नर को अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड बिटवीन टू सेशंस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज, ये होता है 6 मंथ। जैसे जो पार्लियामेंट का जो मैक्सिमम पीरियड कितना है, अगर पार्लियामेंट को बैठने के लिए मैक्सिमम पीरियड कितना है, वो भी है 6 मंथ्स। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी 6 मंथ है मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है बिटवीन 2 सिटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पास डिस्क्रेशनरी पावर जो है वो कौन कौन है? तो पहला कहता है कि सिलेक्टिंग अ चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन स्टेट असेंबली, यानी कि जब भी हंग असेंबली हो जाती है, किसी भी पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिलती है इलेक्शन में, तो उस समय गवर्नर के पास ये डिस्क्रेशन होता है कि उसे लगता है कि अगर कोई पार्टी अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है तो उस पार्टी को गवर्नर पहले बुलाती है, उस पार्टी को गवर्नर जो है वो पहले बुलाता है कि आके आप जो है गवर्नमेंट को फॉर्म कीजिए। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिसमिसिंग अ मिनिस्ट्री एट एनी टाइम, ये ऑप्शन जो है डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, ये होता है एट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर किसी मिनिस्ट्री को डिसमिस किया जा सकता है। उसके बाद रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जो भी अगर गवर्नर को ऐसा लगा कि ये बिल जो है ये देश की नेशनल इंटीग्रिटी के लिए ये खतरनाक हो सकता है या फिर ये हाई कोर्ट के पावर को रिड्यूस कर सकता है, तो उस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा में कितने सीट्स होते हैं? तो विधानसभा में 500 से ज़्यादा सीट नहीं होना चाहिए और 60 सीट से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 1600। बस एक एक्सेप्शन है कि एक स्टेट में 32 सीट्स है और उस स्टेट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मेंबरशिप है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो पहला देखते थे, शैल नॉट बी मोर देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल करेक्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका 1/4 लगभग होना चाहिए, और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट लेस देन 40। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 400 सीट्स है तो 400 सीट से ज़्यादा किसी भी हालत में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप नहीं हो सकती है और 40 से कम भी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन वेस्टेड विद द स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। इन चारों ऑप्शन में शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के लिए किस गवर्नर को स्पेशल पावर दिया गया है? तो वो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को स्पेशल पावर दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा का स्टेटमेंट जो है ट्रू है? ओनली सम स्टेट्स इन इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल करेक्ट है। केवल 5 स्टेट में ही आज के डेट में इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इन सब स्टेट में ही, एमपी हो गया, तो इन सब स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करती है। सब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉमिनेटेड, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं, 1/12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। एंड सब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये बिल्कुल करेक्ट है। कुछ मेंबर्स को जो है टीचर्स के द्वारा
या फिर वहाँ के जो मेयर वगैरह होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली डिसअलाउ अ स्टेट लेजिस्लेशन। प्रेसिडेंट जो है स्टेट लेजिस्लेशन को डायरेक्टली डिसअलाउ कर सकता है किस केस में? तो इन केस ऑफ बिल्स रिजर्व बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट असेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गवर्नर बिल रिजर्व करता है तो उस बिल को जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली डिसअलाउ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर कौन होता है? वो होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होता है वो लीगल एडवाइजर होता है। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल जो है वो लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट कैन बी क्रिएटेड और डिसबैंडेड बाय। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट में वो क्रिएट किया जा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है। कैसे? तो वो किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कहती है पार्लियामेंट को कि मुझे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत है, तो राज्यसभा जो है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अधिकार दे सकती है, पार्लियामेंट उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अधिकार दे सकती है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ये रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे डिसबैंड करना है, उसे डिसोल्यूट करना है, तो भी उसको जो है पार्लियामेंट के द्वारा उस पर जो कानून बना के उसे डिसोल्यूट किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if in an election of a state legislative assembly the candidate who is declared elected loses his deposit, it means that अगर जो कैंडिडेट जो इलेक्ट किया गया वो अपना डिपॉजिट लूज कर जाता है, तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, यानी कि बहुत सारा जो कॉन्टेस्टेंट है उसने इलेक्शन, बहुत सारा कॉन्टेस्टेंट ने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर लिया और जो जीत गया वो भी जो मिनिमम मार्क्स है उस मार्क्स तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसकी जो है डिपॉजिट जो है जब्त कर ली गई, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एसेंशियल जो है वो कौन सा नहीं है? तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, गवर्नर उस स्टेट का नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल सही है। ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वो जो है उस स्टेट का डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ स्टेट कौन थे? तो वो थे मिसेस सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थे वो फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट थे फ्री इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द गवर्नर रिसीव्स अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, यानी कि गवर्नर जो है कोई अगर बिल अगर गवर्नर के पास आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अगर पास हो गए, तो गवर्नर एज एजेंट ऑफ सेंटर वो क्या कर सकता है उस पर? तो गवर्नर एज एजेंट ऑफ सेंटर क्या करता है, उसे उस बिल को जो है प्रेसिडेंट के पास रेफर कर देता है, रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने सीट होने चाहिए? तभी हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम 500 से ज़्यादा सीट्स नहीं हो सकती है और 40 से भी कम जो है वो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर व्हाट पीरियड। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? 5 साल के लिए। जैसे लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम विधान परिषद इज। एक फीचर जो राज्यसभा और विधान परिषद में डिस्टिंग्विश करता है, अंतर करता है, वो कौन सा आता है? वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, जबकि जो विधान परिषद का इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/12 ऑफ द मेंबर ऑफ विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय। जो 1/12 जो मेंबर होते हैं विधान परिषद के, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो एक तो होता है ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटी के द्वारा, दूसरा जो हु हैव बीन ग्रेजुएट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स स्टैंडिंग, यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो फ्रॉम द ग्रेजुएट्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया हु हैव बीन रिजाइडिंग इन स्टेट एंड हु हैव बीन ग्रेजुएट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स स्टैंडिंग, यानी कि जो भी ग्रेजुएट उस स्टेट में रिजाइड कर रहा होगा उस समय में वो उस इलेक्शन में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी ए मेंबर ऑफ ए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अ पर्सन
टू बी ए मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर होने के लिए पर्सन को क्या होना पड़ता है? द पर्सन मस्ट अक्वायर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 months ऑफ सच अपॉइंटमेंट इफ ही इज़ नॉट ऑलरेडी वन। यानी कि अगर वो स्टेट मिनिस्टर अगर बनना चाहता है तो उसे मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे जो है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। विद इन 6 months उसे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबरशिप जो है वो अक्वायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्टर इन ए स्टेट इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। जो मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट में वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपको याद रखना है, वो गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको जितना भी डिसीजन होता है एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें गवर्नर को कन्वे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद क्या है? तो विधान परिषद जो है सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है। विधानसभा क्या है? तो विधानसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, जबकि विधान परिषद जो है उसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। वो एज अ राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी जो है वो काम करती है। तो विधानसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन है स्टेट एग्जीक्यूटिव से वो भी डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।